ओशिनोका का पहला एपिसोड एक आदमी से स्टार्ट होता है जो बताता है कि ये दुनिया कैसे धोखे से भरी है और झूठ ही इस दुनिया में सबसे बड़ा वेपन है। यह आदमी एक डॉक्टर है एंड अपने पेशेंट के रूम में बैठकर एक पॉप आइडल की डीवीडी चलाकर देख रहा है। उस आइडल ग्रुप का नाम है बिकोमाची, जिसको लीड करती है आई नाम की एक आइडल। ये ग्रुप रिसेंटली और ज्यादा पॉपुलर होने लगा है और ये डॉक्टर साहब उसके बहुत बड़े फैन है। इस ग्रुप की जो मेन लीड आइडल होती है उसके नर्स आके उस डॉक्टर को बोलती है इतना भी सेंस नहीं है कि पेशेंट के रूम में बैठकर डीवीडी नहीं चलाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब बच्चे वाले मोड से अडल्ट मोड में आके बोलते हैं सुंदरता को ऑब्जर्व करना सेहत के लिए अच्छा होता है। क्योंकि यहाँ ग्रामीण इलाके यानी कि कंट्री साइड में कोई मूर्ति संगीत समारोह आयोजित नहीं किया जाता, ये चिकित्सा पद्धति का हिस्सा है। नर्स बोलती है क्योंकि तुम भी उनके फॉलोअर्स में से एक हो तो इसे हमारे हॉस्पिटल के आधिकारिक विचार मत बनाओ। नर्स उसको बताती है कि ट्विटर पर अभी ट्रेंड चल रहा है आई के बारे में कि वो अपने काम से अंतराल पर जा रही है। वो बीमार होने के कारण अपने काम से छुट्टी ले रही है। डॉक्टर साहब को एक झटका लगता है जिसे देख नर्स बोलती है तुम एक कल्ट फॉलोवर हो आई के। वो अभी 16 साल की है इसलिए नर्स उस डॉक्टर को लॉलीकॉन बोलती है। डॉक्टर बोलता है तुमको जो बोलना है बोलो, पर इसका एक रीजन है कि मैं आई का फैन हूँ। वो बताता है मैंने इंटर्नशिप भी इसी हॉस्पिटल से की। उस समय मैं अभी की तरह पेशेंट के रूम में आराम करता था। वो एक पेशेंट से मिला जिससे उसकी तकदीर बदल जाती है। उस पेशेंट का नाम सरीना था। वो हमेशा इसी आइडल की डीवीडी देखा करती थी और उसकी फेवरेट आई थी। वो बोलती है कि मैं आई के रूप में दोबारा पैदा हो जाऊं तो कितना मजा आ जाएगा। तो डॉक्टर बोलता है फालतू चीज मत सोचो। तो सरीना बोलती है तुमको अच्छे तरीके से सपने देखने चाहिए डॉक्टर जी। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम एक अमीर घर में पैदा हो जिसके पास लुक्स हो, कई सारा पैसा हो एंड कनेक्शन हो पैदा होते ही। डॉक्टर बोलता है कभी नहीं, तुम ऐसे ही क्यूट दिखती हो, तुमको दोबारा पैदा होने की जरूरत नहीं है किसी और के भेष में। एक बार तुम डिस्चार्ज हो जाओ इस हॉस्पिटल से तुम खुद एक आइडल बनना, मैं तुम्हारा फैन रहूंगा। डॉक्टर सरीना को बोलती है आई लव यू और शादी करने को बोलती है। डॉक्टर साहब बोलते हैं तुम जब 16 की हो जाओगी तब मैं इस बात को कंसीडर करूंगा, तो फिलहाल के लिए इस बात को भूल जाओ कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। 12 साल की उम्र में वो एनाप्लास्टिक एस्ट्रोकिटोमा नाम की बीमारी से मर गई। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। ये जो मैंने छोटी सी कहानी बताई ये डॉक्टर साहब अपनी पिछली बातें बता रहे थे, यानी कि एक फ्लैशबैक चल रहा था। डॉक्टर साहब नर्स से कहते हैं अगर सरीना अभी भी जिंदा होती तो वो आई की तरह 16 साल की होने वाली होती। मैंने सरीना से बोला था कि मैं आई को प्योर हार्ट से सपोर्ट करूंगा क्योंकि सरीना का खुद का एक सपना था आइडल बनना। आई को देखकर मेरे को सरीना की याद आ जाती है। ये सुन के नर्स बोलती है तुम तो सरीना को एक एक्सक्यूज की तरह यूज कर रहे हो अपनी फेटिश एंड डिजायर को पूरा करने के लिए, लॉलीकॉन कहीं के। डॉक्टर बोलता है ऐसा नहीं है, मेरी हार्ट टचिंग स्टोरी सुन के भी तुमको ऐसा लगता है। नर्स बोलती है तो चलो मेरा एक सवाल का जवाब दो, अगर वो आई तुमको डेट करने को बोलो तो तुम कर लोगे ना? फिर नहीं देखोगे कि तुमको सरीना के लिए प्योर हार्ट से उसको सपोर्ट करना है, लॉलीकॉन कहीं के। इस बात को टालते हुए डॉक्टर बोलता है लंच ओवर हो गया, चलो वापस अपने काम पर चले। वो डॉक्टर सोच रहा होता है कि आई जल्द ही सही सलामत वापस आए और अपने शो दोबारा चालू करे। उस डॉक्टर से एक पेशेंट मिलने आती है जो प्रेग्नेंट होती है। वो उस लड़की के पेट को देखकर ही बता देता है कि जो उसके पेट में बच्चा है वो 20 हफ्ते का हो गया है और ये बहुत हफ्ते बाद दिखाने पहली बार आ रही है। इसका भी एक रीजन है कि ये 16 साल की है और किसी को पता ना चल जाए, शायद इसीलिए। डॉक्टर पूछता है जो आदमी उस लड़की के बगल में बैठा होता है क्या तुमने इसको प्रेग्नेंट किया? वो बोलता है आई एक चिल्ड्रन हाउस में पली बड़ी है, मैं इसका गार्डियन की तरह हूँ। डॉक्टर वेट करने को बोलता है वो चेकअप की प्रिपरेशन कर सके ताकि। डॉक्टर बाहर जाता है रूम के और गेट के करीब खड़े होकर देखता है ये तो आई है। जैसे ही वो अपनी हैट उतारती है वो डॉक्टर पहचान लेता है ये तो वही फेमस आइडल है आई, वो प्रेग्नेंट है। इससे उसको शौक लगता है क्योंकि वो उसका एक बहुत बड़ा फैन है। आई का जो गार्डियन होता है वो उसको पूछता है मेरे को तो बता दिया होता है इसके बारे में, कौन है इस बच्चे का बाप? तो आई बोलती है ये एक सीक्रेट है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताता है कि आई के पेट में 2 जुड़वा बच्चे हैं और 20 हफ्ते के हो गए हैं। उसके अभिभावक का कहना है कि ये आई के करियर और उसकी एजेंसी के लिए कयामत ला सकती है अगर ये पता चल जाए पब्लिक को कि वह अभी 16 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई। आई डॉक्टर से उसकी सलाह मांगती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है और कहता है कि उसे खुद डिसाइड करना होगा, मैं एज अ डॉक्टर यही सलाह दे सकता हूँ। डॉक्टर 2 लोगों को देखता है जो वही आइडल वाली डीवीडी देख रहे होते हैं, जिसमें से एक लड़का बोलता है कि काश मैं दोबारा पैदा हो पाता उस आइडल के बच्चे के रूप में।
डॉक्टर छत पर सरीना की फोटो देखते हुए फैन की आइडियोलॉजीज पर सवाल उठाता है। आई छत पर आती है। डॉक्टर आई से पूछता है कि वो इधर कंट्री साइड में आई ताकि उसको कोई पहचान ना सके। वो बोलती है कि मैंने तुमको अपनी जॉब के बारे में नहीं बताया। तो डॉक्टर बोलता है कि बहुत पहले मेरी एक पेशेंट तुम्हारी फैन थी, इसलिए मेरे को तुम्हारे बारे में पता है। आई को लगता था कि कंट्री साइड में मेनली डॉक्टर बूढ़े होते हैं तो वो मेरे को नहीं पहचान पाएंगे, पर अपने डॉक्टर साहब तो पहचान जाते हैं कि आई एक आइडल है। डॉक्टर बोलता है क्या अब तुम आइडलगिरी छोड़ दोगी क्योंकि तुम अब प्रेग्नेंट हो। आई पुष्टि करती है कि वह हमेशा से एक परिवार के लिए तरसती है क्योंकि उसके पास पहले कभी कोई फैमिली नहीं रही, इसलिए वो बच्चा पैदा करके एक फैमिली बनाना चाहती है। वो खुद इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहती है। वो एक माँ भी बनना चाहती है और एक आइडल भी। वो अनाउंस ही नहीं करेगी पब्लिक में कि वो प्रेग्नेंट है। आई चर्चा करती है कि कैसे आइडल वर्शिप की ऑब्जेक्ट्स हैं और झूठ के जादू से चमकती हैं। वे मंच पर खुश दिखने के लिए अपने झूठ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आई दोनों एंगल से सच्ची खुशी का अनुभव करना चाहती है, एक आइडल बन के भी और एक माँ बन के भी। डॉक्टर आई से वादा करता है कि वह सफलतापूर्वक उसकी संतान को जन्म देने में हेल्प करेगा। डॉक्टर आई के उसके अभिभावक को डराने वाले निशान के बारे में चेतावनी देता है जो एक नेचुरल प्रोसेस से आ सकते हैं। वो आते नहीं है जब माँ का पेट फूलने लग जाता है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो निशान से बनने लग जाते हैं और लाइन बनने लग जाती है, वो उसी के बारे में बोल रहा है। हालांकि आई इसके साथ गुजरना चाहती है, वो ये सब एक्सपीरियंस करना चाहती है। आई की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हुए 40 हफ्ते हो जाते हैं। डॉक्टर रात में अपने घर के लिए निकल जाता है। जाते जाते वो आई से बोलता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो मैं तुरंत आ जाऊंगा, मेरा घर पास में ही है, या फिर मैं नहीं तो कोई ना कोई डॉक्टर आ ही जाएगा। आई बोलती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम ही आओ। घर जाते समय वह सोचता है कि आई जब अपने बच्चों को जन्म दे देगी तब क्या होगा, फिर तो वो उससे कभी मिल ही नहीं पाएगा। एक हुडी वाला बंदा डॉक्टर के पास आता है और उसे चौंका देता है। वो उससे आई के बारे में पूछता है। वो बंदा आई का लास्ट नेम लेता है, होशिनो, पर लास्ट नेम तो आई ने कभी पब्लिक में बताया ही नहीं। डॉक्टर को भी इसलिए पता है क्योंकि वो आई का डॉक्टर है। फॉर्म्स वगैरह में सारी पर्सनल डिटेल्स देना कंपलसरी होता है ना, इसलिए उसे पता है। डॉक्टर उस आदमी का पीछा करता है क्योंकि हो सकता है वो आई को स्टॉक कर रहा हो, पर वो आदमी डॉक्टर को चट्टान से गिरा देता है। डॉक्टर के सर पर चोट लगी होती है, उसका फोन बज रहा होता है। वो सोचता है शायद आई का फोन होगा एंड उसकी डिलीवरी होने वाली होगी। डॉक्टर सरीना और बी कोमाची के जो फैन लोग होते हैं उनकी बातों को याद करता है, एक आइडल के बच्चे के रूप में पैदा होने वाली बात के बारे में। डॉक्टर साहब का देहांत हो जाता है और आई के 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। उन 2 बच्चों में से एक बच्चा वही डॉक्टर होता है। उसने आई के बच्चे के रूप में जन्म लिया। उसका नाम एक्वा होता है और उसकी जुड़वा बहन का नाम रूबी होता है। डॉक्टर साहब को यकीन नहीं हो रहा होता कि वो एक बच्चे के रूप में दोबारा पैदा हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है उसे नहीं पता, बट बाद में वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। प्रेसिडेंट इचिगो सटाओ कमरे में प्रवेश करते हैं और आई की खराब याददाश्त के लिए उसे नीचे दिखाती हैं। इचिगो आई के कमबैक प्लान्स के बारे में याद दिलाता है कि वो आज उसको अपनी वापसी करनी है एंड उसकी वाइफ मियोको उनके दोनों बच्चों का ख्याल रखेगी। आई अपने बच्चों को भी स्टूडियो में लाने को बोलती है, पर इचिगो मना कर देता है क्योंकि वो किसी को पता नहीं चलने दे सकता आई के भी बच्चे हैं। अगर पब्लिक को पता लग गया कि आई के बच्चे हैं तो आई के करियर एंड इचिगो की एजेंसी दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। इचिगो आई को बोलता है अगर कभी तुमको अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करना पड़े तो कभी ये एक्सेप्ट मत करना कि ये तुम्हारे बच्चे हैं। एक्वा से गलती से आई के टी शर्ट को ज्यादा तेज से पकड़ लेता है और उसके बूब्स दिखने लगते हैं क्योंकि उसकी जो टी शर्ट होती है वो नीचे हो जाती है। एक्वा फिर बाद में ढक भी देता है आराम से, शरीफ बच्चों की तरह। काफी लंबे अंतराल के बाद कमबैक होता है, इसलिए आई का इंटरव्यू लिया जाता है। मियो को बेबी सिटिंग करते हुए सो जाती है। एक्वा टीवी चलाकर आई का इंटरव्यू देखता है। कुछ स्टाफ मेंबर इस आइडल ग्रुप के बारे में बात करते हैं जिसको वो सिर्फ एवरेज बताते हैं और बोलते हैं सिर्फ मेन लीड आई है वही तारीफ के लायक है। इस बीच इचिगो ने पुष्टि की कि आइडल अपनी मुस्कान के पीछे अपने झूठ और स्वार्थ को छिपाते हैं। वे जानता है कि कैसे बड़े लोग केवल संख्या की परवाह करते हैं, कितने ज्यादा लोग देखें और उतना ही ज्यादा वो पैसा बनाए, और आई के सबसे बड़े झूठ को स्वीकार करता है। बी कोमाची परफॉर्म करती है जिसे देख सब दंग रह जाते हैं। एक्वा उस हुडी मैन को थैंक यू बोलता है जिसने उसको मारा क्योंकि अब डॉक्टर साहब आई को फुल सपोर्ट कर सकते हैं और उसके इतना करीब भी है। रूबी उठती है और आई के बारे में सोचती है, तभी वो देखती है ओ डैम, आई का शो स्टार्ट भी हो गया। वह इस बात से थोड़ी चिढ़ जाती है
जब आई ने परफॉर्म करना शुरू किया तो एक्वा ने उसे नहीं जगाया। एक्वा बोलता है, मैंने कई बार तुमको जगाने की कोशिश की पर तुम नहीं उठी। एक्वा अपने मन में ही बताता है कि रूबी भी एक इनकारनेशन है। एक्वा को इसके बारे में तब पता चलता है तब उसने देखा कि रूबी आई के हेटर का रिप्लाई टाइप कर रही होती है सोशल मीडिया पर। तब रूबी और एक्वा को एक दूसरे के बारे में पता चलता है कि ये दोनों ही बच्चे के रूप में दोबारा पैदा हुए हैं। दोनों भाई बहन आई का शो एंजॉय करते हैं। वही हुडी मैन अपने रूम में बैठकर आई का शो देखकर चिल्ला रहा होता है कि तुमने मेरे को हर्ट कैसे किया इन बच्चों को पैदा करके। अगले दिन जब एक्वा भूखा होता है और आई उसको दूध पिलाती है पर एक्वा नहीं पीता, वो बोतल से ही दूध पीता है। वो सोचता है कि मैं एक अडल्ट हूँ और एक आइडल के उपाय से दूध पीना मेरे लिए लाइन क्रॉस हो जाएगा। पर रूबी तो आई के उपाय से ही दूध पीती है। आई अपने काम पर चली जाती है। एक्वा रूबी से बोलता है, क्या तुम थोड़ा संयम नहीं दिखा सकती? रूबी बोलती है, ये तो नेचुरल सी बात है, एक बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा है और ये राइट मेरे को मिला एज अ डॉटर ऑफ आई। एक्वा पूछता, तुम लड़की ही थी ना पिछले जन्म में? वो बोलती है हाँ। एक्वा बोलता, फिर तो समझ आता है। रूबी एक्वा को चिढ़ाकर बोलती है कि तुम एक अडल्ट मेल हो इसलिए तुमको दूध पीने को नहीं मिला आई के उपाय से, क्योंकि वो एथिकली रॉन्ग है, पर मेरे को मिला पीने को। एक्वा बोलता है, तुमने दूध पिया वो तो मेरे हिसाब से अभी भी रॉन्ग है। रूबी बोलती कि आई अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचती, वो खुद एक ओटाकू है, उसकी बेटी यार, और उसकी बहुत बड़ी फैन है। ये सुन के एक्वा उसको बहुत अजीब बोलता है क्योंकि आई के लिए तो रूबी अभी बच्ची ही है कुछ महीनों की। फिर रूबी एक्वा से दूर जाने को बोलती है क्योंकि उसको अपना डायपर चेंज करवाना। रूबी रोने लगती है डायपर चेंज करवाने के लिए। आई तो अपने काम पर चली गई पर आई के प्रेसिडेंट की वाइफ उनका ध्यान रख रही है। मियो को डायपर तो चेंज कर देती है, साथ ही साथ भला बुरा भी बोलती है। वो इस बेबी सिटिंग से खुश नहीं है। उसने इचिगो से शादी इसलिए की ताकि वो सेट पर हैंडसम लड़कों के साथ काम कर सके, ये बेबी सिटिंग के लिए नहीं। रूबी और एक्वा इस बात से खुश नहीं होते और उनको गुस्सा तो तब आता है जब मियोको आई का सीक्रेट बेच के पैसा कमाना चाहती है। प्रेस को ये बताना चाहती है कि आई के बच्चे हैं, इसके बदले उसको कुछ पैसे मिल जाए। एक्वा को आइडिया आता है जिसमें वो मैसेंजर ऑफ गॉड होने का नाटक करते हैं। वो मियोको से बोलता है कि जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है। मियोको को ये फ्रैंक लगता है, उसको लगता है कि कैमरा आसपास ही होगा। एक्वा बोलता है, जो बच्चा भी कुछ दिनों पहले ही पैदा हुआ हो क्या वो बोल सकता है? तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है क्या? वो रूबी को बोलती है, टेबल पर बैठना खतरे से खाली नहीं, नीचे आ जाओ। तो रूबी उसका हाथ ठुकराकर बोलती है, अपनी औकात में रहो, मैं और एक्वा इनकारनेशन ऑफ अमातेरेसु हैं। यही बोलते हैं ना, अमातेरसु जो भी है उनके गॉड वगैरह जो जापान में माने जाते हैं, उन्हीं के बारे में बात चल रही है। तुम पैसों के चक्कर में इतना पागल हो रही कि अपनी तकदीर में लिखे हुए मिशन को अबेंडन कर रही हो। मियो को कहती है, कैसा मिशन? रूबी बोलती है कि गॉड ने आई होशिनो को गॉड ऑफ एंटरटेनमेंट ने खुद चुना है, इसलिए उसके 2 जुड़वा बच्चे हुए जिनकी तकदीर में भी एक महान मिशन लिखा है। तुम्हारी तकदीर में लिखा है कि तुम आई और हमको प्रोटेक्ट करो। क्या तुम भगवान के खिलाफ जाना चाहती हो? करो जैसा तुम्हारा मन करे, फिर तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। मियो के रोते हुए बोलती है, मेरे को क्या करना होगा, प्लीज मेरे को बताओ। रूबी बोलती है, हमारी हर एक बात मानो, हमारे सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करो और आई को भी। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा वो सपना दूर नहीं जिसमें तुम एक एक्टर से शादी कर रही होगी। ये सुन के मियो को खुश हो जाती है पर उनकी बात मानती है। एक्वा रूबी की तारीफ करता है इतनी अच्छी एक्टिंग करने के लिए और उससे पूछता है कि क्या वो पिछले जन्म में एक्टर थी क्या। रूबी मना करते हुए बोलती है कि मैं बहुत अजीब जगह पर पली बड़ी थी। रात में एक्वा रूबी को कंबल उड़ाता है। रूबी बहुत पैशनेट है आई के लिए। उसको देखकर अपने डॉक्टर साहब को सरीना की याद आ जाती है और वो सरीना का नाम भी बोल देता है। रूबी उठती है और बोलती है, क्या तुमने कुछ बोला? तो वो बोलता है, नहीं तो। फिर रूबी टॉयलेट करने जाती है और सोचती है, कुछ बोला भी नहीं होगा क्योंकि सरीना तो मेरे पिछले जन्म में नाम था और वो तुमको कैसे पता हो सकता है। तो इससे पता चलता है कि आई के जो 2 जुड़वा बच्चे हैं वो और कोई नहीं, एक डॉक्टर साहब है और दूसरी उसकी पेशेंट सरीना। इन दोनों के बारे में ही तो बात चल रही थी एपिसोड के स्टार्टिंग में। डॉक्टर साहब होता है जिसकी पेशेंट होती है सरीना। वही मरने के बाद आई के 2 बच्चों के रूप में जन्म लेते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं आई को वापसी करे हुए एज अ आइडल, बट बी को माची का कॉमबैक अच्छा नहीं है। आई कम सैलरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर उसके बच्चे नहीं होते तो उसको इतनी कम सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर अब आई के 2 बच्चे हैं तो खर्चे भी उसी हिसाब से हैं। वो चाहती है कि एक्वा और रूबी को
अच्छे स्कूल में भेजे, वो हर एक चीज उनको दे, हर एक फैसिलिटी, किसी भी चीज की कमी ना रहे। और वो उनके साथ एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहती है, इसलिए वो आपसे और ज्यादा हार्ड वर्क करेगी इन सब चीजों को अचीव करने के लिए। आइडल के बिजनेस मॉडल के बारे में बताता है, जैसे टीवी अपीयरेंस फीस से लेके मर्चेंडाइज के सेल तक। एक्वा स्वीकार करता है कि कैसे आई एक शानदार दिखने वाली और मेहनती आइडल है, लेकिन जानती है कि वह उतना नहीं कमा रही जितना उसे कमाना चाहिए। रूबी और एक्वा मियोको से आर्गुमेंट करने लगते हैं और कहते हैं आई को और ज्यादा काम मिलना चाहिए, उसको और ज्यादा जॉब ऑफर्स मिले। मियोको उनको बताती है कि आइडल ग्रुप में कई सारे लोग मिलके काम करते हैं और आजकल हमको मुश्किल से ही काम मिल रहा है। एक आइडल के लिए अकेले काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लड़की हैं जो आइडल ग्रुप से ग्रेजुएट हुई और उन्होंने अकेले काम करने का फैसला लिया, पर उनको काम नहीं मिला। आई अमेजिंग है, पर आइडल ग्रुप्स में तुमको एक स्पेशल स्किल चाहिए इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए, वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट फील्ड में। आई जब रेस्ट लेती है तब वो अपने फोन पे देखती है कि कुछ हेटर्स बैड कमेंट कर रहे हैं आई की स्माइल के बारे में, कि उसकी स्माइल असली नहीं लगती। मियोको एक्वा और रूबी के कहने पर उनको एक मिनी कॉन्सर्ट पर लेके जाती है आई के, क्योंकि वो उसको बहुत बोल रहे थे। मियोको उन दोनों को बोलती है इधर बात मत करना और ना ही ऐसी कोई भी हरकत करना जिससे तुम लोगों का अटेंशन पाओ, किसी को पता चले और पता लगा तो इचिको उसको छोड़ेगा नहीं। किसको? मियोको को। एक्वा भी रूबी से बोलता है हाँ चुप रहना, क्योंकि हम बच्चे हैं और किसी ने हमको देख लिया बोलते हुए या कुछ और करते हुए तो क्या ही होगा। आई का आइडल ग्रुप स्टेज पर आता है और परफॉर्म करता है। आई अपने मन में सोच रही होती है कि लोग मेरी स्माइल के बारे में चाहे जो भी बोले, पर मैं हूँ तो एक प्रो ही। मैं उसी तरह से स्माइल करती जिसे देख सब लोग खुश हो जाते। मैं मिरर के सामने हमेशा प्रैक्टिस करती हूँ अपनी स्माइल को। मैं हमेशा मिरर के सामने मैं स्माइल को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करती रहती हूँ। सब चीयर्स कर रहे होते हैं बिकोमाची के लिए। एक्वा और रूबी भी फायर्ड अप हो जाते हैं, इतने जोश में आ जाते हैं कि वो भी चीयर्स करने लगते हैं और उनको देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। उनकी मूवमेंट तो बहुत शार्प है। आई भी उनको देख लेती है और खुश हो जाती है अपने बच्चों को देखकर। और जब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आई स्माइल करती है तो वो वाला उसका फेशियल है वो कैप्चर हो जाता है। तो वो जो फेशियल रिएक्शन होता है हंसने वाला, स्माइल करने वाला, वो कैप्चर हो जाता है क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग चल रही होती है। बाद में एक्वा और रूबी का वो वीडियो ट्विटर पर वायरल हो जाता है और कुछ फैंस को आई का ये वाला एक्सप्रेशन पसंद आता है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जब वो अपने बच्चों को देखती है और वो रिएक्शन आता है स्माइल वाला, वही वाला। आई समझ जाती है फैंस को कौन सा स्माइल पसंद है। इचिको को पता चल जाता है इस बारे में कि वो बच्चों को कॉन्सर्ट पे लेके आई, वो उसकी खबर लेता है। एक साल बाद जब एक्वा और रूबी दोनों चलने फिरने लगते हैं, चल तो वो पहले भी सकते थे क्योंकि वो एक्चुअली में बड़े लोग ही हैं छोटे रूप में। कहने का मतलब ये है कि 1 साल के जब बच्चे हो जाते हैं वो नॉर्मली चलने लग जाते हैं, तो अभी इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती चलने में। कोई शक नहीं करेगा कि ये बच्चे चल कैसे पा रहे हैं। 1 साल में तो कोई भी चल लेता है, मतलब मैक्सिमम लोग चल ही लेते हैं बच्चे। रूबी हमेशा आई के साथ चुपकी रहती है और आई को बोलती है मेरे को पैट करो, यानी कि प्यार करो। जब आई उसको पैट करती है तो रूबी बोलती है आई एम असेंडिंग टू हेवन, जिसका मतलब है मैं स्वर्ग की ओर बढ़ रही हूँ, मेरे को जन्नत जैसा फील होता है तुम्हारी बाहों में आके। जिसे सुन के आई बोलती है तुमको इतना हार्ड वर्ड किसने सिखाया? एक्वा और रूबी को लगता है कि आई को शक हो गया अब तो, पर वो बोलती है ये जेनेटिक का खेल होगा, तुम मेरे पे ही गई हो पक्का। वो शांत भरी जिंदगी जी रहे होते हैं। आई को और ज्यादा काम मिलने लगता है, मॉडलिंग, रेडियो असिस्टेंट और भी कई सारे काम। और आज भी आई को एक नया काम मिला जिसके लिए वो जा रहे हैं, जिसके लिए रूबी बहुत एक्साइटेड होती है, जबकि आई को एक माइनर सा रोल ही मिला है एक टीवी ड्रामा में। मियोको बोलती है कि तुम दोनों बोल रहे हो तो मैं इसलिए तुमको लेके जा रही हूँ, पर वहाँ सेट पे आई को गलती से भी मम्मी मत बोल देना। ये सुन के रूबी और एक्वा टोंट मारने लगते हैं। हाँ 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 हम समझ गए। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो गया, बाकी का एपिसोड हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ तुमको ये एनीमे कैसे लग रहा है। जब तक के लिए नया एपिसोड आएगा मैं नई वीडियो डालूंगा, उस टाइम के दौरान आप मेरे दूसरे चैनल की वीडियोस देख सकते हो जिसपे मैं ब्लैक क्लोवर एनीमे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो वाली प्लेलिस्ट चेकआउट करना मत भूलना। चैनल की लिंक और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। जय हिंद।